खातेगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भैया आशीष जी शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सौजन्य से कान्हा हर्ष सोनी, कर्मयोद्धा के दीवाने, वार्ड क्रमांक 1, खातेगांव। नमस्कार। खातेगांव नगर में पहली बार हो रहे इस लाइव डिबेट कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की हमारी इस डिबेट का मुख्य विषय हाल ही में आए 3 नए कृषि कानून। एक और सरकार इन्हें किसानों के हित के लिए एक ऐतिहासिक कदम बता रही है और बताते हुए अपना पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों को इनमें कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं और इसी के चलते उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इन 3 अध्यादेशों के पक्ष में कुछ लोग हैं तो कुछ विपक्ष में भी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप भी बारीकी से समझें कि आखिर वो मुद्दा क्या है जिसने पूरे देश को लगभग रोक कर सा रखा हुआ है। हमारा प्रयास है कि इस डिबेट के माध्यम से आप अपने ही लोगों से अपनी ही भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से ये जान सकें कि आखिर इन तीनों कानूनों से किसानों को कैसे फायदा पहुंच सकता है या ये कानून किसानों का भविष्य में किस तरह नुकसान कर सकते हैं। मेरी एक तरफ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के पदाधिकारी जो जोर शोर से इन तीनों बिलों की तारीफ करने में लगे हैं, यानी कि इन तीनों अध्यादेशों के पक्ष में है। वहीं मेरी दूसरी ओर बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो इन तीनों कानूनों को काले कानून का नाम दे रहे हैं, यानी कि इन अध्यादेशों के विपक्ष में। ये डिबेट हम शुरू करें उससे पहले मेरा आग्रह है कि इस पूरे आयोजन में आप हम सब अपनी मर्यादा बनाए रखें और ऐसे किसी भी शब्द का उपयोग या व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें जिससे यहां बैठे किसी भी व्यक्ति के मन को कोई ठेस पहुंचे। जहां हमें ऐसा लगा कि शब्द अपनी मर्यादा खो रहे हैं, अपनी गरिमा खो रहे हैं, हम उसी समय इस डिबेट को खत्म कर देंगे। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहां किसी लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए बल्कि एक गंभीर विषय को गंभीरता से समझने के लिए आए हुए हैं। इस मुद्दे से ठीक से समझना, इस मुद्दे को ठीक से समझना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे चलकर इसी पर आपका भविष्य टिका हुआ है। डिबेट के दौरान मंच से जब कहा जाए तो आप सामने बैठे हुए श्रोता और दर्शकगण भी अपना सवाल संबंधित व्यक्तियों से पूछ सकते हैं, बशर्ते वो व्यक्तिगत ना हो। ये चीज का हम ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि यह डिबेट व्यर्थ बहस न होकर एक सार्थक परिचर्चा के रूप में सिद्ध होगी। तो आज के हम हमारी इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से है कि भारत में कृषि सुधार की वर्षों से मांग की जा रही थी। सरकार एक नया कृषि कानून लेके आई जो उनको लगता है कि ये किसानों के हित में है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर इसमें ऐसी क्या खामियां हैं? आप में से कोई एक जवाब दें और कोशिश करें कि सारे वक्ताओं को बोलने का समय मिले और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। धन्यवाद पुनीत भाई। देखिए, कृषि क्षेत्र में और जितने भी क्षेत्र हैं उसमें लगातार और निरंतर प्रक्रिया होती है सुधार की। सरकार ये जो 2 कानून लेकर आई है और तीसरा जो कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें संशोधन हुआ। इसमें जो सबसे पहला कानून है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, अब इस कानून का आप अध्ययन करेंगे तो इसके चैप्टर 2 के क्लोज 3 में लिखा है कि कोई भी किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी जा रही सरकार के द्वारा, कोई भी कहीं बेच सकता है। अब यहाँ जितने किसान बैठे हैं और किसान नेता बैठे हैं, सबको पता है कि यहाँ का डालक चना पहले भी इंदौर जाता था, यहाँ का प्याज, कहीं आसपास के प्याज खुद खेत से बिक जाता था और कहीं प्याज बाहर के व्यापारी भी आकर खरीदते थे। दूसरी चीज कही जा रही है कि ये तो आप इंदौर की बात कर रहे हैं, अब तो आप अंतरराज्यीय बाहर भी ले जाकर बेच सकते हैं। तो जब बाहर ले जाकर बेचने की बात होती है तो ये कानून खुद ही फिर अपने आप में अंतर्विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके चैप्टर 2 के क्लोज 4 में लिखा है कि कोई भी पैन कार्ड के आधार पर खरीदी कर सकता है। तो जो व्यक्ति पैन कार्ड के आधार पर खरीदी करेगा
तो वो पेमेंट देगा, इसकी क्या गारंटी है? उसका उदाहरण खुद हमारे खातेगांव क्षेत्र के 2 व्यापारी है जिन्होंने 2, 3, 4 करोड़ की लूट अभी हाल ही में की है। और इसके जो चैप्टर 2 के जो इसका क्लॉज 3 है उसके सब सेक्शन 3 में फिर लिखा है कि जो खरीदी होगी उसमें 3 दिन के अंदर पेमेंट देने की बात की गई है। अभी जो मंडी है उसमें 1 दिन के अंदर पेमेंट होता है। मंडी के अंदर रजिस्टर्ड व्यापारी होता है, वही खरीदी कर पाता है। मंडी के अंदर उसको सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ती है। तो इसमें कहा गया कि पैन कार्ड वाला खरीदी कर लेगा। दूसरा, 3 दिन की उसको छूट दी गई है। तीसरा, इसमें कहा गया है, जो इसका पैरा 6 नंबर है उसमें कहा गया है कि मंडी के बाहर खरीदी होगी तो टैक्स 0 लगेगा। अब आप सोचिए, जब मंडी के बाहर खरीदी होगी टैक्स 0 लगेगा और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा तो व्यापारी बाहर खरीदी करेंगे। जब मंडी के बाहर खरीदी होगी तो मंडी की जो इनकम है वो 0 हो जाएगी। जैसे इनकम 0 होगी, मंडी आप स्वतः ही ये जो व्यवस्था है चरमरा जाएगी। उदाहरण के लिए 2019 में इस मंडी की खातेगांव मंडी की दिसंबर की जो इनकम थी वो 80 लाख थी और इस साल की दिसंबर की इनकम मात्र 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए में ये मंडी बोर्ड क्या करेगा? यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी देगा, यहाँ का बिजली बिल भरेगा, किस प्रकार मंडी चलेगी? दूसरी चीज, मंडी को अभी तक तो सरकार ने दुधारू गाय माना है। अभी तक तो मंडी बोर्ड का जो पैसा था वो अलग अलग नेता निकाल के रोड बनवाते थे, अलग अलग काम करते थे मंडी बोर्ड को। अब अचानक मंडी को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मंडी को बताया जा रहा है कि मंडी के अंदर ही किसान का सारा शोषण हो रहा है। मंडी के बाहर तो व्यापारी पलक पाउडर बिछाए हुए बैठे हैं कि आइए हम आपको ज्यादा भाव देंगे। तो मंडी के अंदर हर साल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है। मेरे पास सिवनी मंडी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखी है। सिवनी मंडी ने इस बार राज्य सरकार को बोला है कि 32 लाख रुपए का हम मंडी के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। उनकी जो इनकम है उसके द्वारा खोलना चाहते हैं। तो ये कानून में जो सबसे बड़ी समस्या है, पैन कार्ड के आधार पर खरीदी। दूसरा, 3 दिन की छूट। तीसरा, 0 पर जब टैक्स लगेगा तो कहीं ना कहीं मंडी समाप्त हो जाएगी। और बिहार में 2006 में नीतीश कुमार जी ने यही गलती की थी। आज बिहार में देख लीजिए, सबसे ज्यादा यही किसी राज्य से पलायन होता है तो बिहार से होता है। जब लॉकडाउन हुआ उस दौरान हमने देखा दिल्ली से सबसे ज्यादा यदि मजदूर निकल के अपने घर को गए तो बिहार के गए, क्योंकि बिहार में जो मक्का हमारे यहाँ 1200 बिक रहा है वो मक्का वहाँ 800-900 बिकता है, जबकि मक्का का समर्थन मूल्य 1800 रुपए है। तो किसानों की एक ही मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाया जाए। हेलो, जैसे रंजीत भाई ने बताया कानून को लाना पड़ा। मेरा सामने वाले जो पार्टी पक्षधर है उनसे एक सवाल है, वर्तमान कृषि उपज मंडी में ऐसी कौन सी नए नियम में से कौन सी अच्छाई है जो वर्तमान में हमारे मंडी अधिनियम में नहीं थी? दूसरा प्रश्न, वर्तमान कृषि उपज मंडी को आर्थिक रूप से बचाने के लिए इस बिल में क्या प्रावधान रखे गए? एक सवाल रखें एक बार में, तो उसका उत्तर ज्यादा अच्छे से हम लोगों को सबको समझ में आएगा। सबसे पहले तो उपस्थित सभी भाइयों को मेरी ओर से सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि कम से कम ऐसे लोगों के सामने पक्ष रखने का अवसर दिया जो लोग क्षेत्र में और ग्रामों में जाकर लोगों के सामने पक्ष रखते हैं। मैं नहीं मानता कि ये बेंच पे बैठे हुए लोगों में ये क्षमता है, मैं ये मानता हूं कि सामने भी बैठे हुए सारे लोगों में ये क्षमता है। हम आपको पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से यहाँ कोई बहलाने फुसलाने की बात करें और आप बहल जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। सबसे पहला विषय आया था मंडी के बारे में। सबसे पहले तो दिमाग में एक बात कर लें कि व्यवस्था में सुधार का कानून है, व्यवस्था को बदलने का नहीं है ना। या व्यवस्था को बदलने का तो ये हो गया कि शेड को तोड़ के नया शेड बनाए, और व्यवस्था में सुधार मतलब ये कहीं से कमजोर है उसको ठीक करे, जगह कम पड़ रही है और बढ़ाए। दोनों चीजों में मौलिक अंतर है। प्रश्न जो आया ये व्यवस्था में सुधार के बिल है,
प्रश्न आया कि व्यवस्था को बदला जा रहा है। एक तो व्यवस्था को बदला नहीं जा रहा है, सबसे पहली बात। मंडी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर मंडी के नुकसान भी बहुत सारे हैं, आप और हम सब भुगतते हैं। दिवाली के टाइम पे नीलामी तो छोड़ो, जब सोयाबीन निकल के आती है, बाहर हाथ जोड़ते हैं कि कोई व्यापारी एक रुक्का बना दे 50 रुपए कम में ही हमारी खप जाए, क्योंकि 3 दिन 4 दिन 5 दिन में नंबर नहीं आते। तब हम भुगतते हैं कि मंडी क्या होती है। जब अच्छा भला भाव 3500, 3600, 3800 रुपए हो किसी फसल का, हमें मजबूरी में 3000 में ही फेंक के जाना पड़ता है। 3-3, 4-4 दिन किसान लाइन लगा रहता है। व्यापारी यहाँ कम बोली लगाते हैं, उधर उनके मुनीम और वो ज्यादा घूमते सीधे रुक के बनाने के लिए। आपको हमको सबको पता है, कई ऐसे व्यापारी हैं जो किसी दिन मंडी में नहीं आए तो मंडी के भाव की हालत खराब हो जाती है। आपको और हमको पता, ये भुगतते हैं, ये वास्तविकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी 2 साल पहले तक डॉलर चने में यही हालत थी, जो डॉलर चने का उदाहरण दिया खातेगांव मंडी में, कि 1 या 2 व्यापारी थे। जिस दिन वो नहीं आते मंडी बर्बाद हो जाती, आधी से ज्यादा ट्राली वापस जाती। फिर मंडी के माध्यम से ही सरकार ने इस व्यवस्था को विस्तार करने का पहले प्रयास किया। हमारे यहां भी अजनास मंडी खोली, नसरुल्लागंज की गोपालपुर मंडी खोली, कोई लेने नहीं गया। और चूंकि हम एक सीमित दायरे में रहते हैं, अपने यहाँ की परिस्थिति देखते हैं। अगर आप में से कोई डूब क्षेत्र का किसान यहाँ बैठा हो, उस किसान से पूछ लो कि उसने जीवन में कभी मंडी देखी क्या, क्योंकि ये पास में ही पुनासा क्षेत्र में उसकी पूरी फसल हाट बाजार में ही बिकती है। वो कभी मंडी में गया ही नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से उपलब्धि नहीं है। कहां मंडी खंडवा, एक कहां हरसूद और छनेरा थी, और अगली मंडी पकड़ेगा तो कहां सनावत। यदि कोई किसान हो तो आप पूछ लें। और ये एक जिले की नहीं, क्योंकि कानून जो बने पूरे देश को ध्यान में रखकर बने, तो पूरे देश की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखकर। तीसरा विषय आया अंबानी अडानी का, उसी कानून के चैप्टरों में यह भी लिखा है कि इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस देश के 22,000 हाट पॉइंट, मतलब हाट बाजार, जिन्हें चिन्हित किया गया है, और उन 22,000 हाट बाजार पॉइंटों के मूलभूत स्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया उस चीज के लिए भी आवंटित किया है, ताकि ये चेयर वहां सुदृढ़ रूप से भी चले। एक ये विषय कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, क्यों समाप्त हो जाएंगी, कि टैक्स नहीं है। सरकार जो दिल्ली में संगठन बैठे हैं उनके साथ विचार भी कर रही है, बात भी कर रही है, और सरकार इसके लिए सहमत भी है कि भाई इसमें ये संशोधन किया जा सकता है। राज्य लगा सकते हैं कि इस पे टैक्स लगाया जा सकता है, इस पे टैक्स ना लगाने की कोई बात या कोई कारण नहीं है। तीसरा एक जो बाहर की खरीदी का विषय आया, उसके विषय में भी मैं आपको बता दूं, अभी जो वर्तमान में व्यापारी ने जो गड़बड़ की है उससे रिकवरी हो रही है। और पता है किस स्तर पर रिकवरी हो रही है? सिर्फ उसने जिनको चेक दिए वो चेक बाउंस होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है, उस व्यापारी का रजिस्टर जब्त कर, जिनके चेक भी नहीं है पर सिर्फ उसके रजिस्टर में नाम लिखे हैं, उन किसानों को भी पैसा देने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के विपरीत जब ये कानून नहीं था, चांदीवाल नाम का एक व्यापारी मंडी से बाहर व्यापार कर भागा था, किसी ने 4 आने ले लिए हो तो बताओ, क्योंकि ये कानून नहीं था। मैं खातेगांव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, उसी परिप्रेक्ष्य में आपको भी बात समझ में आएगी, मेरे को भी बात समझ में आएगी। इससे पहले और भी व्यापारी गए, पर उन व्यापारियों ने जितना मंडी में व्यापार किया था, मंडी के रिकॉर्ड में जितना पैसा था वो तो मिल गया, पर 4-4, 6-6, 8-8 लाख के मेरे ही बहुत नजदीकी नाम देना अच्छा नहीं लगता है यार, ऐसे लोग हैं जिनके पैसे आज भी नहीं मिले। एक व्यापारी का मैंने नाम लिया, उसने पूरा व्यापार मंडी के बाहर किया, पूरा व्यापार, ट्रकों से गेहूं का व्यापार किया। आज भी वो व्यापारी दतिया में बैठकर मैदा में चला रहा है, अपना काम कर रहा है, पर किसी किसान के पास प्रूफ नहीं है। और चूंकि ये कानून नहीं थे इसलिए उसका रजिस्टर जब्त करने की भी नौबत नहीं आई।
किसान कहीं उसके खिलाफ आवेदन देने भी नहीं गए, क्योंकि पता था कि इसमें कुछ नहीं होगा। ये नए कानून के ही कारण संभव हुआ है कि इस व्यापारी का रजिस्टर जब्त कर उसमें जो सूचीबद्ध नाम है उन लोगों के तक प्रक्रिया चालू हो रही है, न्याय की व्यवस्था की जा रही है। एक और विषय जो शायद अभी नहीं आया, आएगा, पर इसी मंडी, एक सेकंड, इसी मंडी का इसी कानून से संबंधित है, ये पहले ही चैप्टर वो था कि न्यायालय में नहीं जा सकता किसान। सारे मेरे बहुत प्रिय और सम्मानित किसान प्रतिनिधि है, नेता है, संघर्ष करते हैं और मैं हमेशा समर्थन करता हूं अपनी सीमाओं में रहकर, चाहे मैं कहीं किसी पार्टी में हूं, कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद, आप कीजिए। कहां जाते हैं? तहसीलदार के पास, एसडीओ के पास, क्योंकि पता है स्थानीय परिस्थितियां और उसका हिसाब से त्वरित कार्रवाई यही अधिकारी कर सकते हैं। अभी तक इन्हें कानूनन इस बारे में कार्रवाई करने की पात्रता नहीं थी, मंडी बोर्ड ही इस बारे में कार्रवाई कर सकता था, इसलिए ये लोग उतनी सक्षमता से इस विषय में जब समस्या आती तो कार्रवाई नहीं कर सकते। मंडी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये इसमें जो एक प्रतिबंध है उसके खिलाफ ये विषय है कि इन्हीं का नाम लिया, क्योंकि कोर्ट में कभी कोई किसान जाता ही नहीं, और कोई किसान कोर्ट में चला गया तो अपील पे अपील के चक्कर में जो उलझेगा 5 साल 10 साल उसका निराकरण होना संभव ही नहीं है। इसी कारण इन मामलों में तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर और इस प्रकार के सिस्टम से पूरी आप किसान की शिकायत और उसकी पैरवी और सुनवाई की व्यवस्था हुई है। सबसे पहले सुलह बोर्ड है, फिर एसडीओ है, कलेक्टर है, इस प्रकार से व्यवस्था है। ये इसी कारण की गई है कि जो अनुभव है वो अनुभव ये बताता है कि जब भी समस्या आती है, चाहे किसान यूनियन हो, किसान पंचायत हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी लोग आंदोलन करते हैं अंततः जाते हैं तहसीलदार और एसडीएम और कलेक्टर के पास, और निराकरण वहीं से होता है। तो जो हमेशा निराकरण करते आए हैं, क्यों ना उनको ही सक्षम अधिकार दिए जाए ताकि ये प्रक्रिया और तेज और सुलभ हो जाए। धन्यवाद। चलिए, जिस तरीके से आपकी सहमति है हम इस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैसेज जो आया है वो चर्चा के दौरान आया है। ये बात सही है कि हम उस चर्चा को चालू कर चुके हैं। हाँ, अब मेरा आप सभी दोनों पक्षों के सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि 3 मिनट मैक्सिमम एक वक्ता को हम देंगे ताकि सब अपनी बात रख सकें, क्योंकि बोलने के लिए हर वक्ता के सब परिपक्व वक्ता हैं और बड़े बड़े मंचों पे अपनी बात कर रहे हैं। दुर्गेश भाई स्टॉप वॉच लगाकर बैठे हुए, 3 मिनट एक सब्जेक्ट पे बोलने का हम लोग मौका देंगे। मेरा अगला सवाल किसान यूनियन से है। एक मैं मेरा सवाल यह है कि जब किसी चीज में कोई खामी होती है, किसान यूनियन से मेरा सवाल है कि किसी चीज में कोई खामी होती है तो हम उसमें संशोधन कर लेते हैं। भाई गाड़ी में यदि खराबी आती है तो हम उसमें संशोधन करके उसको सुधरवा लेते हैं। हम गाड़ी बदलते नहीं है, गाड़ी बेचते नहीं है या गाड़ी फेंकते नहीं है। क्यों आप लोग सिर्फ जो है वो कानूनों को वापस लेने के लिए अड़े हुए, जबकि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, सरकार बात करने के लिए तैयार है। और लगातार 8 बार जो है उन्होंने प्रस्ताव भी रखा, आप लोगों की तरफ से भी जो है प्रतिनिधि गए, पर हर बार बात यही हो जाती है कि हमको सिर्फ कानून वापस चाहिए। संशोधन के लिए जब एक प्रस्ताव आया हुआ है सरकार की तरफ से भी, तो आप लोग उस पर आगे क्यों नहीं आ रहे बात करने के लिए? हेलो, पहले तो काका जी ने जो बोला लंबा चौड़ा, उस पर मैं 2 शब्द बोलता हूँ। नए बिल के उद्देश्यों की पूर्ति मंडी अधिनियम में मात्र कुछ संशोधनों से हो सकती थी, फिर उसकी जगह एक पूरा नया बिल लाने की क्या आवश्यकता थी? मेरा बिल उसी का दूसरा है कि सहकारी व्यापारी, जो यूपी का उदाहरण दे रहा हूँ, यूपी में सहकारी और साथ में निजी दोनों शुगर मिल चलती हैं। शुगर जो निजी शुगर मिल है उसमें 7,500 करोड़ किसानों का आज भी बाकी है, जबकि सहकारी जो मिल है उसमें 200 करोड़ बाकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि निजी मंडी के आगे किसानों के क्या हाल होना है। सवाल के जवाब नहीं आया। मंडी वाले का जवाब नहीं आया। अरे मंडी वाले का जवाब नहीं आया। आप मंडी वाले का जवाब। हेलो, देखिए जो पुनीत जी का सवाल था
कि सरकार संशोधन चाह रही है, आप लोग बार बार उस पे क्यों अड़ रहे हैं कि इन बिलों को वापस लिया जाए। देखिए, किसान संगठन पहले दिन से कह रहे हैं या तो इन 3 बिल को वापस लिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का कानून बनाया जाए। अब जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है, आप इस बात से सहमत है या नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून देश में बनना चाहिए? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, इस पे आप सहमत है या नहीं? न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनना चाहिए या नहीं? आप सब लोगों को मैं बता दूं कि अभी मेरे मित्र भाई रंजीत बोल रहे हैं कि ये बिल बनना चाहिए, और किसान यूनियन ने अभी ये मांग ही नहीं की है ये कानून बनना चाहिए। वो तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि कानून निरस्त करें, क्योंकि सरकार और किसान दूसरी चीजों पे चर्चा करने को ही तैयार नहीं हो रही है। अभी 4 या 5 बैठकें किसान और सरकार के बीच में हो चुकी है, पर किसान किसी भी बात पर बात करने को तैयार ही नहीं है, कि जबकि सरकार कह रही है कि हम दोनों नहीं, आप जितने भी संशोधन हमको बता रहे हैं हम संशोधन करने को तैयार है। जो आप किसान लोग बोल रहे हैं उस संशोधन को करने को तैयार है, मगर अभी जो किसान आंदोलन हुआ था वो जरूर किसान आंदोलन था, पर अब जो किसान आंदोलन वहां हो रहा है वो किसान आंदोलन बचा ही नहीं। 1970 के दशक में ये कानून आया था, कृषि, इसको अपन कृषि विपणन समिति बोलते हैं, तब इस पर चर्चा हुई थी। उसी कानून को संशोधन करने के लिए सरकार ने और किसान हित के लिए इस जो 3 बिल रही है वो, ना कि जो सर बता रहे थे कि ये कानून बनना चाहिए, पर किसान अपनी बात तो रखे सरकार के सामने कि हमें ऐसा कानून सरकार की तरफ से चाहिए, जबकि सरकार कह रही है कि हम हर आश्वासन लिखित में देने को तैयार है। माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर खुद कह रहे हैं कि हम हर चीज किसान को लिखने को तैयार है, पर किसान उस टेबल पर जब बैठता है तो वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि बिल वापस लो, जबकि सरकार कह रही है कि आपकी जो शर्तें हैं वो शर्तें हम मानने को तैयार है। बिल में जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं उसको हम त्रुटि हटाकर जो आप कह रहे हो उसको संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। मगर किसान क्या कह रहा है, अगर वो किसान होता और किसान हित की बात करता तो जरूर कहता कि जी सरकार, आपके ये 3 नंबर कोई भी ले लीजिए आप, इसमें थोड़ा आप संशोधन करिए और ये बिल भी लाइए कि एमएसपी नहीं हटेगी, मंडियां खत्म नहीं होगी। ये चीज अगर किसान हो रखे तो सरकार ये लिखित में देने को तैयार है। सरकार कह रही है बार बार कि हम लिखित में देने को तैयार है, मगर किसान यूनियन के जो लोग वहां बैठे हैं उनका कहना है कि नहीं, आप तो एक कानून ही वापस लो, जबकि सरकार कह रही है। ये आपका वही रिपीट सवाल है, आपको उनके लिए जवाब के लिए आप लगातार रिपीट कर रहे हो बार बार, उन जवाब के लिए मतलब बेटा आपको मुझे दिया है समय, तो मैं 3 मिनट में मेरी बातें खत्म करूंगा। 10 सेकंड है, तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि 2 चीज को ध्यान में रखें आप लोग। किसान यूनियन का कहना है कि बिल वापस लो, सरकार कह रही है कि हम आपकी हर बात को मानने को तैयार, हम बिल में संशोधन करने के तैयार है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित है, रोज समाचार और पत्र देख रहे हैं, आज के दुनिया के पेपर में एक लेख छपा आखिरी पन्ने पर, उसको पूरा पढ़ना, उसके बाद आप सब लोगों किसानों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किसान बिल क्या है। राजपाल भाई का मेरे से एक प्रश्न था, उसके उत्तर में मैं बता दूं कि अभी आखिरी की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें जब ये प्रश्न आया कि सरकार इन 3 बिलों को निरस्त करे, तो कृषि मंत्री जी ने कहा था कि पहले आप ये तो बताइए कि इन बिलों को निरस्त करे, बने बाद में इनकी जगह पे वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक विषय क्या होंगे? भाई एक कोई नियम है उसको खत्म करना, तो उसकी जगह कोई वैकल्पिक नियम जो आपने तैयार, ये अभी जो आखिरी की पिछली मीटिंग हुई है उसमें एक क्लियर विषय आया है, सरकार ने किसान नेताओं से क्लियर कहा है कि यदि इन बिलों को ठीक है खत्म करने वाली बात आती है तो व्यवस्था तो जमा नहीं है, नई व्यवस्था के हिसाब से चलना तो है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? और अभी तक किसान नेताओं के की ओर से उस बारे में वापस कहीं कोई जवाब अभी सरकार तक नहीं है। देखिए, जो आदरणीय मीणा जी ने कहा है कि
सरकार बोल रही है कि हम संशोधन को तैयार है। अब सरकार देखिए और बोल रहे हैं कि एमएसपी लिख के देने को भी सरकार तैयार है। सरकार कैसी तैयार है? सरकार उसमें एक लाइन लिखने को तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी। मतलब आपके पास कोई आए और आप उसको बोल दो कि आपकी नौकरी लगेगी, आप ये नहीं बताओगे कब लगेगी, किस दिन लगेगी, कैसे लगेगी। किसान संगठनों का कहना है कि न्यूनतम भारत में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीदी नहीं होना चाहिए। ये आप हमको लिख के दे दीजिए, कल ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप कह रहे हैं संशोधन को तैयार है। सरकार संशोधन को तैयार कैसे है? सरकार बोल रही है कि राज्य अपने हिसाब से व्यापारी पर टैक्स लगा सकता है, राज्य अपने हिसाब से लाइसेंस जरूरी कर सकता है, राज्य अपने हिसाब से मंडी के अंदर टैक्स जीरो कर सकता है। तो जब कृषि राज्य की सूची में आता है, पहली बात तो आपने देश के जो फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर अत्याचार किया। जो कृषि है वो राज्य की सूची में आता है, उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करके केंद्र ने उस पर कानून बना दिया। जब आपने कानून बना दिया तब आपके पास अधिकार आ गया। अब आप बोल रहे हैं कि आप राज्य सरकार के पास जाइए, हमारे से मांग मत कीजिए, राज्य सरकार के पास जाइए और राज्य सरकार को बोलिए कि व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करवाए, व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगाए। तो केंद्र कोई संशोधन नहीं करना चाहती, अपनी जो बॉल है, गेंद है, उसको उठाकर राज्य सरकार के पक्के में डालना चाहती है। किसान यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बन गया तो मैं गारंटी देता हूं कल ही दिल्ली से उठ जाएगा। मैं किसान के नाते एक बात कर रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट का भी एक तरफ हो गया, मैं इनके पाले पर खड़ा हूं थोड़ी देर के लिए, उधर खड़ा हूं। समस्या एक सबसे बड़ी ये है कि सर ने बोला कि एमएसपी बहुत देर से चीची पोको हो रही है एमएसपी की। एमएसपी से नीचे कोई व्यापारी नहीं खरीद सकता या खरीदना भी नहीं चाहिए, सरकार का कहना है। 1250 रुपए कुंटल में मक्का खरीदी जा रही है, ठीक है, कुछ किसान बेच के भी जा रहा है। आज की स्थिति में आपकी सरकार तो लिख के देने के लिए तैयार है, लिख के देगी, होगा जो होगा, कब पौधा जनेगा, कब पड़ी आएगी, समझो वो बात की बात है। आज भी बोल रहा हूँ कि आज की स्थिति में, आज की तारीख में इसी मंडी में 1250 रुपए प्रति कुंटल जो है मक्का खरीदी जा रही है। और सरकार की जो रेड लाइन है, सरकार की जो सूची है जिसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी 1850 रुपए जो है मक्का की एमएसपी, उससे नीचे नहीं खरीदी जा सकती। तो भैया यही लूटपाट हो रही है, तुम तो यहीं की बात करो ना यार, बात की बात है, आप तो यही लूटपाट हो रही है। मुझे ये बताइए, ये कानून लागू हुए कितने दिन हो गए? ये जो कानून केंद्र सरकार ने लाई है, ये लागू अभी हुआ नहीं हुआ? कितने महीने हो गए? एक सेकंड भाई सुनना, कितने महीने हो गए इसको लागू हुआ? 2 महीने हो गए, अधिक हो गया मेरे ख्याल। हाँ, कितने महीने हो गए? पहले विधेयक बना था, फिर जाके कानून बना। ये कानून बनने के बाद भी किसान की फसल एमएसपी के थ्रू गेहूं खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? मुझे ये बताओ, सरकार ने खरीदा कि नहीं गेहूं आपका? अभी आपने तो अभी सुनो, ये गेहूं चने की फसल नहीं खरीदी थी, फिर किसने खरीदी थी? मुझे बताओ। ये आपकी सरकार ने फसलें खरीदी थी कि खरीदी थी? हेलो, नहीं, ये फिगर अगर एक हल्ला करने के लिए नहीं तो ठीक है, बैठ जाओ, बिल्कुल संतोषपूर्वक अपन जवाब देंगे। आप ये बताएं, मीना जी आप ये बताएं कि अभी वर्तमान में गेहूं एमएसपी पे बिक रहा है, मक्का एमएसपी पे बिक रही है, या पूरी संपूर्ण जो फसल है हमारा मुफ्त? मेरी बात सुनो भाई साहब, सरकार तो खरीद रही ना, और इस बार भी सरकार गेहूं और चने बिल्कुल खरीदेगी। इस बार एक मिनट, आपका जो समर्थन मूल्य की खरीदी का समय है वो एक निर्धारित समय है। हमारे पास मूंग पड़ा है, इस बार आपकी सरकार ने मूंग नहीं खरीदा, 3 लाख रुपए का मेरे को खुद को चुना लगा है। आपके सरकार ने मेरा ये कहना भाई साहब, जब कांग्रेस शासन काल था तब आप लोग कहाँ गए थे? जब कांग्रेस शासन काल था तब आप लोग कहाँ गए थे? जब सरकारी खरीदी नहीं होती थी, समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होती थी पहले, तब आप लोग कहाँ गए थे? मुझे बताओ भैया। सब बैठ जाओ, सबसे पहले तो बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ वापस। जो कांग्रेस ने किया वही हम करेंगे, ऐसा है क्या? बैठ जाओ। हम उस चीज को संशोधित कर रहे हैं, तो उसमें
आप अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? हम उस चीज को संशोधित कर रहे हैं तो उसमें आप अड़ंगा लगा रहे हैं। तो उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि किसानों का भला हो, है ना? कोई यूनियन चाहती है किसानों का भला हो क्या? भैया बैठ जाओ, हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। देखो आवाज तेज करने से बात नहीं बनती, अपने बात में यदि तर्क होगा तो बात बन जाती है। जोर से बोलने से कुछ नहीं होता, तो बैठ जाइए, चिल्ला चोट नहीं करना है ना? देखिए मीणा जी ने एक बात बोली है क्या? अरे मीणा, आपके पास भी समय आएगा, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, बैठ जाइए, अभी थोड़ी देर के बाद आपको माइक देंगे। मीणा जी ने बोला है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। आप शांता कुमार जी को जानते हैं? आप कौन है? आपके हिमाचल के बीजेपी, अरे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के। उनकी 2015 में एक कमेटी बनी और उनके वो अध्यक्ष थे। उस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि पीडीएस सिस्टम खत्म करना है। पीडीएस सिस्टम बोले तो जो 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो में जो गेहूं चावल बिकता है, अब जब पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा तो जो एफसीआई होती है, जो हमारी गेहूं और धान और चने की खरीदी करती है, एफसीआई का काम होता है खरीदी करके उसका स्टोरेज करके रखना। जैसे ही पीडीएस खत्म होगा, बोल रहे हैं कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालो, पीडीएस 1 रुपए किलो खरीदो, फिर उसको भंडारित करके रखो। उसके भैया बहुत काम की बात है, सुनो। पहले 1 रुपए किलो में 20 रुपए किलो में खरीदो, फिर उसको मतलब स्टोरेज करके रखो उसका, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। इससे अच्छा गरीब के खाते में सीधा पैसा डाला जाए, ये शांता कुमार जी का कहना है। तो जब पीडीएस सिस्टम खत्म होगा तो एफसीआई का काम क्या बचेगा? अब 2014 के बाद एफसीआई की आप स्थिति देखिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के ऊपर आज 3.5 से 4 करोड़ लाख करोड़ का कर्जा एफसीआई के ऊपर, क्योंकि सरकार 2015 के बाद सरकार ने एफसीआई को पैसा नहीं दिया है। तो ये एक चरणबद्ध योजना है एमएसपी को खत्म करने की। सबसे पहले पीडीएस सिस्टम खत्म होगा। जब पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा उसके बाद ना तो एफसीआई को खरीदी करनी पड़ेगी, ना स्टोरेज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो अडानी जी के जो वो है साइलो, एमपी के अंदर आज एफसीआई एक भी दाने का स्टोरेज नहीं करती है। पूरे अडानी जी के साइलो 3 लाख कुंटल का जो खाद्यान्न स्टोरेज हो रहा है वो अडानी जी के साइलो में हो रहा है। तो एफसीआई खत्म होगी, पीडीएस सिस्टम खत्म होगा, और जैसे ही एफसीआई खत्म हो जाएगी, पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद सहकारी समितियां भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सहकारी समितियों का काम होता है चावल बांटना, गेहूं बांटना और गेहूं की खरीदी करना। तो एक ये चरणबद्ध योजना है। आप आपके पूर्व मुख्यमंत्री है शांता कुमार जी, उनकी कमेटी को जाके पढ़िएगा और उसमें देखिए जाए। उन्होंने खुद ने बोला है कि एफसीआई को उसको पीडीएस को खत्म करना है और एमएसपी को खत्म करना है। रणजीत भाई, मेरा ये कहना है कि ये जो बात आप रख रहे हो यहाँ हम लोगों के बीच में, एक मिनट, अगर यही बात सरकार के सामने आप लोग आपका इसको संशोधित किया जाए, नागरिक ये भी बंधुओं, ये भी एक झूठ है और बहुत बड़ा झूठ है। मैं नीति निर्णायकों में से नहीं हूं, मैं तो ये उस विषय में तो बात रखने वो आया था कि सरकार ने जो नए बिल लाए किस मंशा से लाए, पर कहीं कहीं जो पूरी दम से बात करनी पड़ती है वो ये बोल रहा हूं कि ये भी एक झूठ फैलाया जा रहा है, उन बड़े झूठों में से। क्योंकि संविधान में व्यवस्था है, सरकार ने अमेंडमेंट पास किया है, नागरिक खाद्य सुरक्षा कानून, और उसके अंतर्गत इस भारत देश के प्रत्येक नागरिक के खाद्य की व्यवस्था करना यह सरकार की अंततः जवाबदारी है। बनाएगी कैसे ये अलग विषय है। इसलिए ये जो विषय है ये भी एक बड़ा झूठ है, वही भ्रम फैलाने के लिए। उसके पक्ष में हेलो, एक मिनट शांति, भैया अनिल भाई शांति से बैठ जाए, वहां पे शांति से बैठ जाए। लंबा स्थान है अपने पास, और यदि वहां जगह नहीं है तो थोड़ा सा नीचे जगह बना ले। अच्छा, किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन है,
वो शांति से बैठेंगे तो ये डिबेट लंबे समय चलेगी। अगर डिबेट में अशांति हो गई तो समय से पहले डिबेट खत्म हो जाएगी, तो आपके जो है प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाएगा। शांति से बैठे सुने, आपको भी समय दिया जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर भी जो है यहाँ से मिलेगा। मेरा अगला सवाल भाजपा के साथियों से है। मेरा एक मानना है कि कानून अच्छा था, एक सेकंड, कानून अच्छा था तो कोरोना काल में सदन में बिना बहस के इस कानून को क्यों लाया गया? किसान संगठनों के साथ चर्चा और उनकी राय लेने के बाद कानून को लाया जा सकता था। भाई जब देश लॉकडाउन में पड़ा हुआ था, हम घरों में बंद थे, उस पर बहस ही नहीं की गई और पीछे के रास्ते से आप कानून लेके आ गए और उन बिलों को पास करा लिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी हो, किसान हो, हम सब किसान हैं और आज जो बात हो रही है वो किसान के लिए हो रही है। इसलिए अभी पुनीत जी ने आते ही क्या कहा था कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये जो आज ये चिल्ला चोट करके जाएंगे, जो मैसेज जाएगा उससे कुछ समाधान गांव में नहीं निकलेगा। सब गांव के लोग यहाँ नहीं आए हैं, वो टीवी के माध्यम से इसे सुनेंगे। अभी प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का मैं एक जवाब देता हूं, उसकी थोड़ी सी भूमिका ये बनाता हूं। आप सब किसान हैं और हम किसान लोग इस राष्ट्र में हमारा क्या योगदान है, अनाज उगाने का, सबका पेट भरने का। मानते हो इस बात को? हाथ खड़े करो। और हमारे बेटे उस सरहद पे जाके लड़ाई लड़के जवान का काम करते हैं, मानते हो इस बात को? हम कहते हैं जय जवान जय किसान। इसके ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद पार्टियां आती है, यूनियन आता है, संगठन आता है। इसलिए चिल्ला चोट मत करो, शांति से सुनो और अपनी विचारधारा को इस राष्ट्र विचारधारा से जोड़ के इस कानून पे विचार करो। ये जो आयोजन हुआ है संविधान में, ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया, क्या छेड़खानी कर दी है कि डिबेट करने की जरूरत पड़ी? होनी चाहिए डिबेट होनी चाहिए। आपकी शंका का समाधान होना चाहिए। मैं भी किसान हूं, मैंने फिर बोला कि मैं किसान हूं, लेकिन राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। इस संविधान के प्रावधान में अगर कोई छेड़छाड़ हो, चाहे वो कानून संविधान के पहले बना हो या संविधान के बाद में बना हो, तो वो मान्य नहीं होगा। मैं आपको, अगर आप सुनना चाहें, आप 3 मिनट दिए और मेरा राउंड देगा, मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सक्षम हूं कि कानून कैसे बना, क्यों बना। मैं पहले भाई साहब का जवाब देता हूं कि कोरोना काल में ये कानून क्यों लाया गया। क्या मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को या कानून बनाने वाले विशेषज्ञ को या जो किसान हित के लोग हैं, क्या उनको मालूम था ये कोरोना कितने दिन चलेगा? आपको मालूम है 2016 में जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने क्या कहा था कि हम जो है 2022 तक किसान के सक्षम करेंगे, संबल करेंगे, उसकी आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। तो वो तो 24 घंटा इस बात पर मंथन कर रहे हैं। क्यों मंथन कर रहे हैं? कि हमारे जो बुजुर्ग पहले खेती करते, तो पूछना अपने दादाजियों से कि हम जब खेती करते थे तो पैसे कहां से लाते थे? साहूकार से लाते थे, रकम गिरवे रखते थे, जब जाके खेती करते थे। उन्होंने हमको पढ़ा दिया, हम भी पढ़ लिए, लेकिन हमको अभी भी क्या वो लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं लगा भैया, धंधे पानी करो, नौकरी लगो। है सक्षम राजवीर भाई भी जब पढ़े लिखे हैं, बहुत युवा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इस बात का मैं पहले जवाब देता हूं, उसके बाद उस बात कहता हूं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमको कि खेती में कुछ नहीं रखा है। इसी बात में मैं आता हूं कि ऐसा एक कानून जिसमें आपके पढ़े लिखे बच्चों की रुचि खेती में जागे। खेती तो हमारी माँ है, खेती छोड़ देंगे तो जाएंगे कहां यार? हम भूखे मर जाएंगे, देश भूखा मर जाएगा, बताइए। तो अब नई तरीके से खेती करना है, तो खेती को क्या करना है? व्यवसायिक बनाना है। हम हमारे प्रोडक्शन को बेचना चाहते हैं, ट्रेडिंग पहला कानून ये है, हम बेचना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे अच्छा भाव मिले। अभी पत्रकार महोदय जी ने कहा मक्का का भाव 1200 या 1800 समर्थन मूल्य, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन मक्का अंतरराष्ट्रीय किस्म की फसल है। भारत से ज्यादा ऐसे बहुत से देश हैं जो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मक्का पैदा होती है, उसका रेट भारत तय अकेला नहीं कर सकता है। ये बात ये समझते हैं, लेकिन क्या है कि आप जो लोगों में भी हूं, हम बहुत भोले हैं। किसान की 2 प्रवृत्ति होती है, एक भोलापन और एक धैर्यवान। तो भोलापन का हमें जो यूनियन हो, मैं यूनियन को नहीं कहता हूं, ये आंदोलन बिल्कुल किसानों के द्वारा है, लेकिन उन्हें वही बात बताती जाती है, वही बात बता के वहां ले जाया जाता है जो उनके पक्ष में है। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं कानून के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये सबकी प्रिंट निकली हुई, आप जाइए नेट से प्रिंट निकालिए, शांति से बैठ के पढ़िए, आपको कोई भरमा नहीं सकेगा, बहला नहीं सकेगा, मेरी गारंटी है। पर आप एक बार पढ़िए तो सही। सीए कानून आया था,
क्या था सिटीजन अमेंडमेंट, पढ़ लो उसको, क्या सुधार करा। अभी एक प्रश्न आया था राज्य का, किसान की बात कर रहा हूँ, इनका जो उत्तर था वो मिल चुका है। कोरोना काल में इसलिए लाया गया है कि संविधान पे बात बता रहा हूँ मेरे भाई, या कोई मैं उसी बात बता रहा हूँ कि क्यों कोरोना काल में लाया, वो तो सुनते जाओ। हम नहीं सुनेगा, 3 मिनट हो गए। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन रख रहे हैं, उसका उत्तर सुनते हैं इनसे। अगला प्रश्न रखना है, आदरणीय से निवेदन है, अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके लिए तैयार है। देखिए 3 मिनट का समय था भाई साहब। हाँ आप एक मिनट दर्शकों से भी मेरा एक अनुरोध है, कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी बात लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि हम जो यहाँ बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, समय लेके बिल्कुल शार्प उस पर नहीं जा सकते। बिल्कुल एक सेकेंड, किसान यूनियन से मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा किसान बंधु शांति बना के रखें, सवाल जवाब होंगे तो आपको अपने आप उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यदि आप वहां से उत्सुक हो जाएंगे तो यहाँ का जो जवाब आप तक आ रहा है वो आप समझ नहीं पाएंगे। मेरा निवेदन है आपसे, थोड़ा सा शांति बना के रखें, धैर्यता रखें। मेरा सवाल है किसान यूनियन से कि यदि सरकार को लगता है कि इसमें किसानों का फायदा है, इन कानूनों में किसानों का फायदा है, तो 2-3 सालों तक इन कानून को ठीक से लागू हो जाने दें और फिर समझें कि ये नुकसान में है या फायदे में है। आपकी एक रिपोर्ट तैयार करें, आप सरकार के साथ 1 साल 2 साल 3 साल बाद बैठें और एक निष्कर्ष निकालें, एक रिपोर्ट तैयार करें कि भैया पिछले 3 साल पहले ये स्थिति थी और 3 साल बाद अब ये स्थिति पे हम आ गए हैं। सरकार आज जब ये कानून लागू करना चाह रही है तो उनके साथ जब वार्ता हो रही है आपकी, तो इस चीज पे भी एक शर्त रखी जा सकती कि 3 साल या 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल बाद भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, फुल फ्लेश उनके पास जो है आज साथ में उनके पास सांसदों की संख्या है, तो सरकार बदलने की संभावना है नहीं। 2 साल तक इस कानून को लागू हो जाने दें, आपकी साथ में सरकार के साथ में कमेटी बनाए चाहे, और उसके बाद 2 साल बाद एक रिपोर्ट जनरेट करके और फिर समझें कि वाकई में क्या इससे किसानों को फायदा हुआ या इससे किसानों को नुकसान हुआ। उसका एक उदाहरण है 1991, जब 1991 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब एक कंप्यूटर को लेकर बहुत सारी जो है बातचीतें हुई कि कंप्यूटर आ जाएगा तो देश की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उस टाइम पे भी बहुत सारी बातें उठाई गई कि जब कंप्यूटर आएगा देश की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और आज हमारा पूरा जीवन कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। मेरा निवेदन यही है कि भाई क्यों आप इस मुद्दे पर आना नहीं चाहते कि 2 साल इस कानून को लागू हो जाने दें और उसके बाद फिर सरकार के साथ बैठ के बात करें। बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले तो मेरे जो सामने भाजपा के साथी बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा बैकग्राउंड आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं नसरुल्लाह तहसील के पलासी कला गांव से हूं और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं वो हमको हमारे परिवार जैसा ही मानते हैं, और मैं भी बीजेपी परिवार से ही आता हूं, ये आपको स्पष्ट बता दूं। हर छोटे मोटे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी आते हैं, लेकिन जहां किसान की बात होती है ये पार्टियां तो आती जाती रहती है भाई साहब। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि पार्टी अगर 5 साल के बाद चले जाएगी तब आप अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे, इस विषय पर आप गंभीरता से घर बैठ के सोचिएगा। मैं भी संघ परिवार से हूं, प्रथम वर्ष शिक्षित हूं। ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मेरी बात बुरी ना लगे। अब मैं आदरणीय पत्रकार महोदय का जवाब देना चाहता हूं कि जब भाजपा शिवराज जी ने भावांतर योजना लेकर आए थे, योजना जैसे ही हमने निकाली, जैसे ही उन्होंने नेट पे डाली, तुरंत दूसरे ही मिनट हमने उसको प्रिंट निकलवाया, उसको पढ़ा, और जैसे ही रघुनाथ मालवीय जी मुझे नसरुल्लाह थाने गेट के सामने मिले, उन्होंने कहा भैया अभी तो प्रिंट भी नहीं निकला और आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो। तो मैंने ऊपर फौरी तौर से हमने देख लिया था कि इसमें क्या क्या नियम आ रहे हैं। हमने उनको बताया भाई साहब एक तो इसकी समय सीमा जो आप मात्र 3 महीने दे रहे हो भावांतर खरीदी पे, जो
अंश राशि जो बीच में गैप आ रहा था उसका देने का, तो आप या तो पूरे 12 महीने रखें। दूसरा, आप 4 प्रदेशों की मंडियों के भाव लेकर प्रदेश की मंडी में उसे लागू कर रहे हैं, यह गलत है। तीसरा, आप इसका पैसा कब देंगे, कैसे देंगे, वे भी तय नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमने उसको कमियां बताई थी। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या भावांतर योजना सही थी? तो फिर मुख्यमंत्री जी वापस आए हैं, उन्होंने उसे लागू क्यों नहीं रखा? दूसरा मेरा सवाल, जब प्रधानमंत्री बीमा योजना इस देश में लागू की गई तब हमने उसका पुरजोर विरोध किया था और उस नीति का हम आज भी विरोध कर रहे हैं। क्या फसल बीमा नीति हमारे लिए ठीक थी? मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं। अब मैं मेरे साथी केरापा जी भारतीय किसान संघ से बैठे हुए हैं, इनसे भी अनुरोध करूंगा, और बहुत अच्छा उन्होंने संशोधन का पूरे देश में एक अभियान चलाया था कि जो ये विधेयक लेकर आए हैं इसमें बहुत संशोधनों की जरूरत है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि जो पुरानी रूढ़ियां हैं वो ठीक है, मंडियों में भी हमें लूटा गया है, लूटा जा रहा है। परिवर्तन तो हमारा नियम है, परिवर्तन होते रहने चाहिए, लेकिन अभी आरटीआई में जो पूछा गया किसान संगठनों की तरफ से, देश के जो सत्ताधारी दल हैं उन्होंने कहा था कि हमने देश के बहुत सारे किसान संगठनों से विचार विमर्श करने के बाद इस विधेयक को लेकर आए हैं। आरटीआई में सरकार ने जवाब दिया कि हमने किसी भी संगठन से कोई विचार विमर्श नहीं किया। मतलब आप, मैं आदरणीय टाडा जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप खेती कर रहे हैं और जो खेती नहीं कर रहे हैं, जो नीति निर्धारक हैं, थोड़ा जो सा समय बैठे हुए हैं, जी इधर से दुर्गेश भाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। जो खेती नहीं कर रहे हैं उन्हें पता है कि खेती कैसे की जाती है, या हमें पता है कि खेती कैसे की जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भारतीय किसान संघ ने भी मांग की है, जो बीजेपी का अनुषंगिक संगठन है, कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन किए जाए। तो एक बार सरकार, एक बात गलत है आपकी, बीजेपी का नहीं आरएसएस का संगठन है। हाँ, आरएसएस का अनुषंगिक संगठन का कहा है, बीजेपी आदरणीय, मैं भी भारतीय किसान संघ में बहुत साल काम किया है। वो इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं, इसको यही चलिए ठीक है, आरएसएस के हो ना, आगे बढ़ो। आरएसएस का संगठन भारतीय किसान संघ और आरएसएस का संगठन भारतीय जनता पार्टी, तो भाई हुए या नहीं हुए? मैं फिर आपसे एक बात और पूछ लेता हूं कि अभी तक भारतीय किसान संघ के लोग कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक संगठन है। कैसे गैर राजनीतिक संगठन होगा, बता दीजिएगा। शुरुआत जब हमने की थी तो हम बहस पे आदरणीय हम मुद्दे पे रहे और व्यक्तिगत यहाँ पे जब हमने डिबेट की शुरुआत की थी तो व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, इस बात की हमने पहली बात रखी थी। चर्चा हमारे कारण चर्चा कृषि बिल को लेके है, तो कृषि बिल से ही हम मेरा बात करें। कहना यह है कि जो किसान संगठन, जो वास्तविक किसान है, जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं, अपनी जान की परवाह ना कर रहे हैं, कम से कम मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच आके एक बार उनसे मन की बात कर ले कि भाई इसमें क्या गलतियां हो गई। गलतियां होती है, गलतियों का पुतला है हम लोग। मोदी, हम ये नहीं कहते मोदी जी भगवान है, या जो विरोध कर रहे हैं वो लोग गलतियां नहीं है। उनको अगर आपने अच्छा देना चाहा तो बताइए ना कि हम ये अच्छा देना चाह रहे हैं। एक बात पूरी चीज, समय जो है 5.5 मिनट से ऊपर चला गया है, हम बीजेपी से भी 5 सेकंड और मैं बात कर लेता हूँ कि एमएसपी और एमआरपी दोनों ही लागू कर दो ना। आप कहाँ आपको खरीदी करना है सरकार को, और एमएसपी अगर खरीदी तय हो जाएगी, कानून पास हो जाएगा, तो जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो किसान हैं, क्या उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। एक मिनट, मेरा एक प्रश्न है। एक गंभीर मामला चल रहा है यहाँ पर। देखिए, किसानों को लगता है कि इस जो नया बिल आया है इससे मंडियां जो है समाप्त हो जाएगी। अब इसे पहली चीज तो यह है कि इसे हमें समझना होगा कि मंडियां क्यों समाप्त हो जाएगी, कैसे समाप्त हो जाएगी। नया बिल ये बोलता है कि कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति खरीदी कर सकता है,
तो एक छोटा सा प्रश्न है, कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति जो है कहीं से भी किसी भी किसान से खरीदी कर सकता है। अब समझने का विषय यह है कि अगर किसानी जो है व्यापारी है उसको बिना टैक्स पे किए अगर फसल खरीदने का मौका डायरेक्ट किसान से मिल जाएगा तो वो आखिर क्यों मंडी में आएगा फसल खरीदने, क्यों मंडी को टैक्स देगा? तो इस कारण से सीधा कहीं ना कहीं मंडी जो है वो बंद होने की कगार पे आ जाएगी। ये मेरा सीधा सा बीजेपी से प्रश्न है, इसका उत्तर आप कम शब्दों में और सार्थक शब्दों में दें। देखिए, पेन धारक जो है खरीदने का पूरा अधिकार रखता है, लेकिन इस कानून में अगर संशोधन किया जाए तो उसका आईडी प्रूफ भी तो देखे जा सकते हैं, उसका आईडी प्रूफ भी देखे जा सकते हैं। इसके पहले भी जो खरीदारी हो रही है मंडी के द्वारा, जिसको अपन ने बोला था एपीएमसी, उसके द्वारा जो खरीदारी पहले होती थी और उसमें कहीं न कहीं आदमी किसान बन जाता था, वो उसके बाहर नहीं बेच सकता था, लेकिन इस खरीदारी के कारण अब अपनी फसल को वो बाहर भी बेच सकता है, ई मार्केटिंग के द्वारा बेच सकता है। तो पेन धारक, ये तो सवाल ये है कि पेन धारक का है तो उसकी पहले जांच की जाए, ये संशोधन का विषय है और संशोधन का होना चाहिए तो होगा। ये मेरी बात नहीं है, इसमें एक बड़ी समस्या ये है, आप एक मिनट शांति रखिए। एक बड़ी समस्या, ये प्रश्न का अगला उत्तर मिलने वाला है। अभी खातेगांव का आपको एक मामला बता देता हूँ। इसी बिल के अधीन जो मामला चल रहा है वो बिल के अंदर ही है। एक व्यक्ति जो कि खोजा ट्रेडर्स फार्म, जो कि रजिस्टर्ड थी जिसकी फार्म मंडी में, उसने खरीदी की थी, आप सबको अच्छे से पता होगा। और इस नए कानून के तहत उसने जो खरीदी की थी, मंडी में क्या होता है, आप जो फसल बेच के जाते हैं, व्यापारी आपकी फसल को तब तक बाहर नहीं ले जा सकता है तब तक कि वो आपका पैसा आपको नहीं देते। ये मंडी की जिम्मेदारी होती है। और जब व्यापारी को आप डायरेक्ट बाहर फसल बेच देंगे तो नियंत्रण जो होता था मंडी का वो वहां समाप्त हो जाएगा। अब जो व्यापारी 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ की फसल उसने क्षेत्र से खरीदी थी खोजा ट्रेडर्स ने, 7.5 करोड़ का मामला जो बता रहे हैं हमारे राकेश भाई, उसके पास चल और अचल संपत्ति, समस्त संपत्तियां मिलाकर महज 1 करोड़ के आसपास की है। अब आप उससे और सरकार और कानून और अधिकारी और प्रशासन कैसे निकालेंगे? भाई उसके पास महज 1 करोड़ की संपत्ति है, अब किसानों को 7.5 करोड़ कैसे दिलाएंगे? क्या इसका कोई आपके पास उत्तर है? बीजेपी से पूछा। इसका उत्तर अभी थोड़ी देर पहले मैंने दे दिया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो पवन खोजा ने जो खरीदी की वो इस कानून के आने से पहले की। सबसे पहली बात तो ये, 2 महीने कानून आए हुए हैं, उसने कब मूंग खरीदे, कब डालर खरीदे, इसकी तारीखें आप देखो। एक मिनट, शांति से बात सुने। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके कार्यकर्ता के रूप में जो कानून पास हुए हैं उनमें भ्रम क्या है और फायदे क्या है वो बताने आए हैं। हम इस स्थिति में नहीं है। आप बैठो। कपिल भाई, अभी माइक इधर देंगे, माइक देंगे अभी, कोई भी सवाल पूछ सकता है माइक में, उसमें क्या व्यवस्था हो जाएगी? यहाँ माइक देंगे। ऐसे में अरे हेलो, एक मिनट, अभी तक आप जितनी भी जो चर्चा हुई है, आप तो इसमें बता दो कि इनकी तरफ से कितने सवाल जवाब में आप संतुष्ट हुए क्या? ठीक है, अब अगली बात अपन वहीं से चालू करते हैं। अब बात आई कि खोजा ट्रेडर्स ने पहले खरीदा, ठीक है, मान लिया पहले खरीदा, मान लिया हमने पहले खरीदा। मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो कृषि कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है।
प्रॉपर्टी कुल है 1 करोड़ रुपए की, 7.5 करोड़ रुपए देने हैं, जिसको मैंने वीडियो में इनको कहा है क्या विधायक जी या सरकार अपने फंड से देगी क्या? जवाब ये मतलब जवाब जो है इनसे ये लेना है, कैसे दिलवाएगी सरकार, कैसे पैसे दिलवाएगी? भैया जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मेरा निवेदन है, प्रश्न पुनीत जी पूछ रहे हैं, हमको उत्तर भी इनको ही इनकी तरफ देख के देना है, ताकि उधर से लोग एक्साइटेड नहीं हो, तो यही प्रश्न पूछेंगे और इनको ही उत्तर देना है। पुनीत जी, एक तो निवेदन ये है कि जो कानून पास हुए उनमें अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, ये तो केस टाड़ा बता देगा। पर अब आपने पूछा कि वो ऐसे समय पे क्यों पास किया, आपको लगता है कैलाश टाड़ा इस स्तर का है, इस बात का जवाब दे सकता है? या कैलाश टाड़ा की मोदी जी से या नरेंद्र तोमर से या नड्डा से रोज बात होती है? एक सेकंड, हम सिर्फ उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ आए क्योंकि हम उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम बात नहीं कर सकते उसके बारे में आप हमसे पूछोगे तो कोई मतलब ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, बहस का विषय बहुत अच्छा हो सकता है, खूब जोर से हल्ला भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था, अभी बताया, बात को सही तारतम्य में सुनेंगे तो बाद में आपको अच्छा लगे नहीं लगे, पर सही तारतम्य में सुनने और समझने की कोशिश करो। एक तो पवन खोजा ने जो भी खरीदारी की वो इन कानूनों के लगभग अमेंडमेंट से पहले खरीदारी की, उसके बाद भी मात्र उसके यहां से मैंने बताया था कि कोई प्रूफ नहीं किसी के पास, जबकि ये तो कहीं कोई खरीदी केंद्र पे किसान खरीदी करेगा तो उसको रसीद भी मिलेगी, सारी चीजें होगी, लेन देन का सारा हिसाब और रिकॉर्ड होगा। पवन खोजा का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, 5-7 लोगों के पास चेक जरूर है। इसके बाद भी वो जो 30-32 किसान जो उसके रजिस्टर में लिखे हुए मिले, उन सबके हित में चिंता हो रही है। इससे पहले इसी खातेगांव में एक व्यापारी लगभग 4 करोड़ रुपए के गेहूं खा के भागा। ऐसे 2006 में मैंने नाम भी बताया था आपको, चांदीवाल। किसी को पता है किसी ने चांदीवाल से लिए 4 आने? आपने कहा मंडी में बात, एक सेकंड में वही बोल रहा हूँ, कि मंडी से बाहर जिस आदमी ने व्यापार किया उसका कुछ नहीं हो सका। इसने भी मंडी से बाहर व्यापार किया, पर चूंकि उसके व्यापार के बाद संयोग से ये कानून आ गया तो ये कार्रवाई हो रही है। ये भी मंडी से बाहर है ना, ये व्यापारी मंडी से बाहर। अच्छा, इसीलिए तो अब ऐसी बहुत सख्त कार्रवाई होगी, अब नहीं बच पाएगा, अब चांदीवाल जैसा नहीं बच पाएगा। पवन खोजा तो भागते फंसा, नया जो व्यापारी आएगा वो शुरू दिन से सरकार के संपर्क में रहेगा। पवन खोजा के पैसे किसानों को मिल जाएंगे। अच्छा सुनिए, मेरा इस डिबेट पे एक ये है, कोई व्यक्तिगत मत होइए, आगे भी अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी पैन कार्ड धारक व्यक्ति फसल खरीदता है और वो भाग जाता है किसानों को बिना पैसे दिए, तो जब उसकी चल और अचल संपत्ति खरीदी गई रकम से कम होगी तो सरकार और प्रशासन कैसे पैसे दिलाएगी, यही प्रश्न है। उत्तर दे दिया, उसके बाद ठीक है, उनने जो उनको सही देखिए। अरे एक मिनट रुक जाओ जरा, ये बैठ जाओ भैया, थोड़ा ये जो डिबेट है वो डिबेट को सुनो तो सही। किसान को भी मौका मिलेगा सवाल पूछने का, दोनों ही पक्ष से, जो पक्ष के हैं उनको भी मिलेगा, जो विपक्ष से उनको भी मिलेगा, पर कम से कम ये दोनों डिबेट को, उनके प्रश्नों को सुनो तो सही कि पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है। देखिए, 1-2 सवाल मेरे हैं, पुनीत जी आपको 1-2 सवाल मेरे भी हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सरकार ने इन कानूनों में बोला है कि यदि कोई बाहर जाएगा तो एसडीएम कार्यवाही करेगा। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिविल कोर्ट जाना एसडीएम किसान का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सरकार ने बोल दिया एसडीएम कार्यवाही करेगा,
पर एसडीएम क्या कार्रवाई करेगा? इतने साल की उसको सजा होगी। उसके तीसरा बोल रहे हैं कि उसकी संपत्ति कुर्क करके उसकी पैसा किसानों को दिला जाएगा। मान लो उसके नाम संपत्ति नहीं है, उसने खरीदी कर ली, उसके नाम संपत्ति है ही नहीं, उन स्थितियों में क्या होगा? चौथा, अभी हाल थोड़ी देर पहले कहा कि मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने में लगे हैं। मोदी जी की सरकार 2014 में बनी। मोदी जी ने 12 जून 2014 को एक आदेश पूरे राज्यों के नाम निकाला कि जो भी राज्य अब समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देगा उसकी हम खरीदी नहीं करेंगे। उसके कारण मध्य प्रदेश में गेहूं एक बार 2000 होके वापस रिवर्स आ गया। नहीं तो मध्य प्रदेश में गेहूं 2000 हो चुका था, किंतु 12 जून 2014 को जो मोदी जी ने आदेश निकाला उसके कारण राज्य सरकार ने बोनस बंद किया। फिर मोदी जी ने दिसंबर में आदेश निकाला। दिसंबर में मोदी जी एक कानून लेके आए, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसके कारण उन्होंने छूट दी कि अब जो किसान है उनकी जमीन पर उनकी बिना अनुमति के व्यापारी उनकी जमीन ले सकते हैं। बाद में विरोध होने के बावजूद उसको वापस लेना पड़ा। तीसरी, मोदी जी ने 2015 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में लिखित में एफिडेविट दिया था कि हम एमएसपी देने में सक्षम नहीं हैं, लिखित में एफिडेविट दिया। फिर 2018 में अचानक उनको याद आया कि हम तो 1.5 गुना एमएसपी दे रहे हैं। 2018 में वो चालू हो गए कि 1.5 गुना एमएसपी दे दी, 1.5 गुना एमएसपी दे दी, जबकि 2015 में उन्होंने खुद ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं कर सकते। तो चौथा सवाल मेरा ये है, क्या अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हो रहा है वो आपके हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है या नहीं? मैं आपको ये बताता हूँ, भाई साहब ने जो प्रश्न किया है कि इसके पैसे की गारंटी एडीएम साहब कैसे दिलवाएंगे। एडीएम साहब को और कलेक्टर को ये इसमें इस कानून में उनको अधिकार दिए गए हैं जिनको सिविल कोर्ट का अधिकार प्राप्त होंगे। आप जैसे एडीएम के पास जाओगे, एडीएम उनका एक कार्यालय से एक आदमी नियुक्त करेंगे अफसर को, और 2 आदमी इधर के पास बैठेंगे, 2 इधर से 5 आदमी की एक टीम बनेगी और 5 आदमी की टीम बनके अगर उनका पहला समझौता होता है तो वो समझौता करवाएंगे। अगर इस रिश्ते से निकल जाता है सॉल्यूशन तो ठीक है, और 1 महीने का समय ये रहता है। उसके बाद में अगर नहीं निकलता है तो ये कलेक्टर के पास जाएगा मामला, और कलेक्टर के पास जाने में भी इसका 3 महीने के अंदर निराकरण निकलेगा। तो आपको ये पसंद है या कोर्ट कचहरी में 3-3 साल तक घिसना पसंद है? 1 मिनट, चलो कलेक्टर और एसडीएम हमारे इस निराकरण कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यापारी अगर किसान की फसल का भुगतान नहीं करता है तो किसान एसडीएम के पास उसका वाद दायर करेगा। कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एसडीएम उस पर ज्यादा से ज्यादा 5 लाख और कम से कम 50,000 का जुर्माना शासित कर सकता है, भले ही वो करोड़ों की फसल खरीद के चला गया हो। ये कानून में लिखा हुआ है, मेरे पास कॉपी है, मैं अभी दिखा दूंगा। तो कोई व्यापारी अगर करोड़ों की फसल खरीद के 5 लाख रुपए भर भी देगा तो वो बरी हो जाएगा। इसमें व्यापारी का कौन सा नुकसान हुआ? दूसरी बात, कलेक्टर हो या एसडीएम हो, ये कार्यपालिका है, न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका के अधिकार अलग होते हैं, कार्यपालिका के अधिकार अलग होते हैं। हमारे यहाँ साकेत पट्टा में 2.5 करोड़ का किसानों का फंड रोका था। उस फंड में उसका प्लाट जब्त हुआ था, वो प्लाट आज भी नीलाम नहीं हुआ है, और हमारे साहब कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके पैसे दिलवाएंगे, जबकि उस मामले को 2 साल हो चुके हैं। उसमें कलेक्टर ने 5% गाइडलाइन भी कम कर दी, 50 लाख के प्लाट को 45 लाख का कर दिया। इसके बाद भी वो नीलाम नहीं हो पा रहा है। अब 2-2 साल किसान अगर उसके भुगतान के लिए बैठा रहेगा तो पीछे उसकी जमीनें बिकनी है। एक तो ये कानून खा जाएगा, दूसरे व्यापारी खा जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में जाने का जो अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह गरीब हो, किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, भारत के संविधान की धारा 13 कहती है कि हर आदमी को न्यायिक प्रक्रिया में जाने का स्वतंत्र अधिकार है। तो क्या मोदी जी ने इन कानूनों के जरिए हर व्यक्ति का, मतलब किसान का, संवैधानिक अधिकार छीना है? आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये आपका संविधान अधिकार छीना है। आप भाई साहब बहुत लंबी भूमिका बनाएंगे, मैं बहुत कम शब्दों में बता देता हूँ। ये विषय इसलिए नहीं बचा कि वहाँ किसान नेताओं ने ये विषय उठाया और सरकार इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। जब सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है तो क्या संशोधन करना, ये विषय बताना महत्वपूर्ण है
कि संशोधन क्या होने चाहिए। सरकार संशोधन के लिए तैयार नहीं है, सरकार तो राज्य सरकारों के ऊपर दौड़ रही है। किसान के लिए सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान बन के जाओ, किसान विचारधारा लेके जाओ। अब आप वहां जाते हो, अभी 1 दिसंबर को कितने मंत्री और बैठे थे और संगठन के लोग आए थे, उन्होंने क्या कहा, हमारे बिजली मिल माफ करो, हमारी वो परेज लगाने की छूट दो, और जो सीएम में झगड़े हुए थे जो बंद है उनको छुड़ाओ। इस तरह से मैं इस तरह की विचारधारा लेके किसान जब सरकार के पास गए थे तो सरकार ने कहा कि भाई साहब हम एमएसपी लिख कर देंगे। एक मिनट लिख कर देंगे। सरकार ने कहा कि हम एमएसपी लिख कर देंगे। कहाँ लिख कर देंगे? कानून में लिख कर देंगे, ये नहीं बोला उन्होंने कि हम कानून में लिख कर देंगे। जैसे एसडीएम और तहसीलदार और उनको जो कानून अधिकार दिए है सरकार ने, तो हमारा ये मानना है, क्योंकि इनके ऊपर ये एसडीएम और ये तो किसके अंतर्गत आते हैं, नेताओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये नेता भी तो कुछ फोन लगा के और कुछ बोल सकते हैं, भैया जरा रुक जाना, ऐसे कानून का करना। तो इसके लिए स्वतंत्र न्यायालय एक होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायालय की जो है मांग है उसके अंदर होना चाहिए। आपके भाई कह रहे हैं, आपके भाई कह रहे हैं, देखो भाई कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कहा सरकार ने कि तैयार है। हाँ, जो है ना वहाँ दिल्ली में के लिए नरेंद्र तोमर जी ने यही कहा कि हाँ इसके लिए तैयार है। जो भाई कह रहे हैं ना, इसके लिए तैयार है। इसका इस प्रकार का अगर संशोधन होता है तो ये बिल में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो ट्रेडर्स है, जो बाहर खरीदने वाले हैं, एक मिनट मेरा हमारा किसान संघ का मत भी सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। जब सारे संगठन सोए थे उस टाइम भारतीय किसान संघ ने दिल्ली के अंदर 405, दिल्ली में नहीं, अलग अलग संसदीय क्षेत्र के अंदर, और हमने ज्ञापन कनेक्ट, मतलब उन सांसदों को ज्ञापन के माध्यम से हमने संशोधन के लिए पहले बोला, जब अमेंडमेंट बिल को संसद के अंदर नहीं आया इसके पहले, और गांव से मेल करके 20,000 गांव से मेल किए कि इस आंदोलन, इस जो है अमेंडमेंट बिल के अंदर संशोधन किया जाए। संशोधन में सुन लीजिए, समर्थन मूल्य कानून लागू हो, सरकार जो भी बाहर खरीदे उस समर्थन मूल्य की खरीदी पे गारंटी करना। ये लाइव जो चल रहा है इसमें हमारे प्रदेश प्रवक्ता लाइव देख रहे हैं, तो वो जवाब देना चाहते हैं। जी बोलिए। सवाल ये कि आप बिल रिपील ही क्यों कराना चाहते हो, संशोधन क्यों नहीं कराना चाहते, ये सवाल है। हाँ, तो इसका जवाब मैं देता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए। इसका जवाब ये है कि आपके हमारी सरकार और किसान के बीच अविश्वास 2014 में आने के बाद, सरकार के 2014 में आने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद 15 में जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसे दे दिया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। फिर कहा कि 2022 तक आपकी आय डबल कर दी जाएगी। राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने जब ये सवाल राज्यसभा के अंदर पूछा तो पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री ने लिखित में जवाब दिया है कि 2022 तक किसानों की आय डबल करना संभव नहीं है। दूसरी बात, आपने आते से राज्य में बोनस देना शुरू कर दिया, आपने आते से ऐसा आदेश करवाया कि आप समर्थन मूल्य से कम से खरीदी करो, आपने आते से। हाँ, अगला सवाल क्या? अरे भैया 2022 आ गया, डबल आय का क्या हुआ? 2022 आ गया, डबल आय का क्या हुआ? हाँ, सवाल ये था कि 2022 तक, जो अभी फोन पे किसी प्रवक्ता ने पूछा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो कृषि की विकास दर है वो 10.1 होना चाहिए। अभी वर्तमान में विकास दर 3 है, तो आप आय को दुगनी कैसे करेंगे? भैया बिल की बात करने आए तो बिल की बात करें तो अच्छा रहेगा। हेलो, देखो अभी तक जितने भी सवाल जवाब हुए हैं उस सवाल जवाब में एक भी सवाल का सही जवाब अगर हो तो बता दो भाजपा की तरफ से। हम बिल पे बात कर रहे हैं। एक मिनट जवाब संतुष्ट। एक मिनट, आप साइलेंट रहे। आप और हम लोग
यहाँ जो बात करने आए हैं वो जो केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए, ठीक है, अपन इस संबंध में बात करना है कि और कुछ? तो मैं आप किसान यूनियन के जो नेता बैठे हैं, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि आप जो इस बिल में जो गलत है उस बारे में इनसे पूछें और वो बताएंगे। आप 22 तक, 18 तक, 14 में क्या 13 हुआ में इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि जो बिल 3 बिल पास हुआ है, इन 3 बिल में बात करिए आप। बिल्कुल सही बात, आप इन तीन बिल पे बात करिए, बाकी अन्यथा अनलीगल किसी बात पे नहीं जाए। सही बात कचरू भाई बोल रहे हैं कि किसान, यहाँ पे हम बिल से संबंधित आप जो किसान लोग बैठे हैं, आप भी अपना सवाल इस बारे में पूछ सकते हैं। इनकी इस बिल पे बात हो जाए, आपको समझ में आ रहा है, ठीक, अपने हिसाब से अपन कोई भी बात आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसानों से मैं पूछना चाहूंगा, आपका बिल से संबंधित कोई सवाल हो, तीनों बिल से संबंधित कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप हम सब इसी क्षेत्र में हैं और एक साथ काम करते हैं। बहुत विनम्र भाव से अपनी बात आपको समझाने आए हैं। क्या करने आए हैं? अपनी बात समझाने आए हैं। यहाँ किसी के पावर देखने नहीं आए बहुत तेज आवाज में, क्योंकि अभी इतनी बुरी दशा, यदि हमारे मन में थोड़ा बहुत भी होता तो 150 कार्यकर्ता हम भी बुलवा के यहाँ खड़े करते, बिल्कुल ईमानदारी से। 5 लोग आपका जवाब देने आए हैं, इसलिए जो परंपरा और शालीनता है और पावर दिखाने का जो तरीका है, यदि इसको दिखाएं तो किसी दिन बीजेपी के चौक में कर लेते हैं कार्यक्रम, आप आ जाना डिबेट करने। हमारे पास भी लोग इतना ही हल्ला करने वाले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी इतना ही हल्ला करने वाले हो जाएंगे। चलो एक मिनट, अपना सवाल जवाब तैयार करो। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि हम भी आपके ही जैसे हैं और आपसे बात करने आए हैं, यहाँ गुस्सा करने नहीं आए। किशोर भाई बैठ जाओ, समझाने की बात रहने दो, अपने सवाल पूछो, जवाब लो, सीधी बात। भाई साहब, किसानों का कोई सवाल बिल से संबंधित हो, तीनों बिल जो है सवाल बिल से संबंधित होगा, उसके बाद ही उसका जवाब होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरा इनसे सवाल है, आप लोग चाहते हैं कि मंडी में जो संशोधन बिल हुआ है उसके कुछ फायदे हैं, तो वो अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ तो आप लोग सुन सकते हैं क्या? एक कॉन्सेप्ट ये सुनना है तो बस, फिर आज के बाद में कभी उंगली मत उठाना किसी को। टाणा जी से मेरा सवाल है कि हमारे देश में औसत जोत के किसान आपके किसान कह रहे हैं कि हो गया, बंद करो। नहीं, किसान नहीं कहेगा बंद कर, फायदे की बात कर रहे हैं तो सुन ले रहा। हमारे देश में 86% किसान औसत जोत के हैं। बारी जी, इस बात का मतलब समझे जो मैंने आपसे कहा कि हम वाकई में यहाँ बहुत साफ भावना से 5-7 लोग आपके साथ बैठ के बात करने के लिए आए। किसान लोग आपसे सुनने आए, नाराज क्यों हो रहा? आप सही जवाब तो जोश लेना, तो भैया चिल्ला क्यों रहे हो? जवाब जो है वो आपको बताया जा रहा है, आपके मन का जवाब नहीं है, वो एक अलग बात है। हेलो, आप जरा सुनो, अब मात्र वो 3 कानून पे ही बात तो 3 कानून पे ही चल रही है, पर फिर अब अपन बीच में नहीं बोलेंगे। हमारी तरफ से सवाल होंगे, इधर से जवाब होंगे, इनकी तरफ से सवाल होंगे, इधर से जवाब होंगे। इसके अलावा अब हम किशोर भाई, आपस के सवाल मेरे ख्याल से बहुत हो चुके हैं। सवाल किसानों का जो सामने बैठे हैं, बिल से संबंधित कोई सवाल हो। हाँ, एक बहुत यंग बालक वहां पे खड़ा हुआ है, पीछे नेताजी। हाँ, ये माइक वही दे दो भैया, माइक दे दो भैया, माइक। ये लो भैया, सवाल आपका बिल से संबंधित होना चाहिए। हेलो सर, मेरा सवाल ये है, जैसे बीजेपी वाले प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को ऊंचा दाम मिलेगा,
तो कितना ऊंचा मिलेगा? उसका नियम तो कुछ लिखा नहीं है बिल में कि कितने से ऊंचा मिलेगा, यानी आप कह रहे हो ऊंचा मिलेगा, तो कितना ऊंचा मिलेगा वो हमको बता दीजिए इस बिल के। तो प्रधानमंत्री सबके पूरे देश के हैं, उन्होंने कहा है ऊंचा दाम मिलेगा, तो ये उस बात पे निर्भर करती है कि जब आपको ट्रेडिंग करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, आपका जो माल है आप बाहर भी बेचोगे तो आपके माल के ऊपर जो ऊंचा दाम मिलेगा वो उनका मतलब ऊंचे दाम से बेटा ये ऊंचा दाम है। देखिए दूसरे जो एमएसपी है, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। सर मेरा ये सवाल था नहीं कि एमएसपी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, मेरा सवाल ये था कि आपने जैसे कहा है कि ऊंचे दाम मिलेंगे, तो उसका निम्न स्तर क्या रहेगा ऊंचे दाम का? इसकी बोली कहाँ से स्टार्ट हुई है तो कुछ दिखाई नहीं। बोली का कोई इसमें वो नहीं है, जवाब आपको दे दिया है उन्होंने। अगला कोई सवाल? हाँ भाई साहब। हेलो, सभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मेरे बुजुर्ग और मेरे से बड़े ही हैं, टाड़ा जी वगैरह, तो मैं भी एक बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उसके नाते मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उसी परिवार का होने के साथ किसान भी हूँ। जैसे मीना जी ने कहा था कि ये बिल तो कांग्रेस ने पहले से ही तैयार कर लिया था, तो भैया तुम जब तो हमने कांग्रेस को हटाकर पूरी तरह से राज्य पूरे भारत के अंदर बीजेपी को बिठाया, जो कांग्रेस काम करने वाली थी वही आप करोगे क्या? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब उसी शालीनता से देना चाहता हूँ। कांग्रेस इस पे विचार कर रही थी तो मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया, तो क्या खराब करा? नेहरू जी ने 1954 में एक नियम बनाया था, जो अभी तीसरा बिल है अपना, ये बिल मोदी जी ने नहीं बनाया, ये भंडारण का, ये कांग्रेस की मोदी, उन्होंने जब राज्य सरकार काम नहीं कर रही थी तब नेहरू जी ने बनाया था, तो मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। मोदी जी का सिर्फ एक ही ध्येय है कि राष्ट्र आगे जाए, राष्ट्र सशक्त बने, और जब किसान मजबूत होगा तब। मोदी जी एक मिनट रुकिए किसान भाई, आप एक सेकंड में टाड़ा जी से एक और पूछो, जब एक मिनट आप अगला पूछ लीजिएगा। हेलो, देखिए इस बिल में जो कमियां हैं वो आपके सामने है, और बीजेपी भी इसे मान रही है कि कुछ ना कुछ बिल में जो कमियां हैं उसको हम संशोधन करेंगे या आपके कहे अनुसार उन कमियों को हटाएंगे। और भारतीय जो किसान हमारे सामने जो बैठे हैं यूनियन के, इनका कहना है कि इस बिल को वापस करें। ये असमंजस बना हुआ है, किसानों का कहना है इस बिल को पूरी तरह वापस करें, बीजेपी का कहना है कि इसमें जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनमें हम संशोधन करके सुधार करेंगे। अब एक रास्ता निकलना चाहिए, वो रास्ता कैसे निकलेगा ये तो किसान और बीजेपी सामने बैठकर तय कर सकती है। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को खुला प्रस्ताव, एक सेकंड, जो भैया ने बोला उसके लिए भी केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को खुला प्रस्ताव दिया है कि यदि इन तीनों बिलों को वापस लेते हैं तो इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था, जिससे किसानों का हित भी हो, किसान विकास भी करे और वो बिल पूरे फुल प्रूफ हो, उनमें कोई छेद नहीं हो, ऐसा कोई विकल्प हो तो आपके पास बताइए। अभी पिछली बैठक में स्पष्ट चर्चा दोनों पक्षों में हुई है और उसके बाद में अगली बैठक की तारीख तय हुई। ठीक है, एक मिनट पुनीत भाई, मैं सवाल करूंगा। मेरा जवाब, मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारे सामने भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि वो वहाँ किसान है ही नहीं। आपने भी सुना, किसानों ने भी सुना, वो जो वहाँ बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। अब हमारे टाड़ा जी कह रहे हैं कि किसानों के बीच चर्चा की, ठीक है, संशोधन पे बात करने, मतलब संशोधन के लिए जो बात हुई है, ये तो सरकार ने भी माना कि ये गलत है, ये गलत है, इसलिए इस पे संशोधन करना। अब जब कोई सामान गलत है तो उसको फाड़ के फेंक क्यों नहीं देते, फोकट क्यों थोपने में लगे हो आप? सरकार ने ये कहीं नहीं माना कि ये गलत है। क्यों? आप ही तो कह रहे एक मिनट आप बात सुनिए शांति से। सरकार ने ये कहीं नहीं माना कि ये गलत है, फिर भी सरकार ने कहा कि यदि ये आपको गलत लगता है, पूरे तीनों बिल यदि गलत लगते हैं तो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था बताइए। वैकल्पिक व्यवस्था की बात ही नहीं करी उन्होंने, केवल ये बोला है कि अगर गलती है तो हम इसमें सुधार करेंगे। शुरू मीटिंग में उन्होंने बोला शुरू की, तो अब आपको मैं पुनीत जी, अब आपको बोलना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अब आपको बोलना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। शुरू की 2 बैठकों में यही विषय आए कि संशोधन,
तीसरी बैठक के बाद में गतिरोध उत्पन्न हो गया और ये जो आखिरी की बैठक हुई थी इसमें कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इन तीनों बिलों को अपन निरस्त करते हैं तो इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या आती है वो आप बताइए, और उस विषय में चर्चा होने के लिए अगली बैठक की तारीख तय हुई है। ना चाहे आप पुनीत जी से पूछ ले। इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगा पटेल साहब आपकी तरफ से। एक मिनट मैं जवाब देता हूँ उसका। देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था एक ही है, केवल एक कानून बनाना है कि देश में मंडी के अंदर और मंडी के बाहर कहीं पर भी वैकल्पिक व्यवस्था। आपसे भी कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, मंडी के अंदर और मंडी के बाहर कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी ना हो, केवल ये कानून बना दीजिए, यही वैकल्पिक व्यवस्था है। एक चीज और है कि जब किसान सरकार ने कानून बना दिए है, उसमें कुछ संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। अब एक रास्ता संगठनों के पास ये भी, और केंद्र सरकार ने भी खुली एक बात बोली है कि किसान संगठन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट एक मध्यस्थता का एक प्रारूप लेके आया है कि एक समिति बनाई जाए जिसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे हों और कुछ नुमाइंदे किसान संगठन की ओर से हों। तो किसान संगठन क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट की भी ये बात नहीं माननी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जब मध्यस्थता के लिए आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी आप जो है किसान संगठन नहीं मान रहे, मतलब आपके लिए न्यायपालिका भी एक शून्य रूप से होती जा रही है, मतलब आपका न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं रहा है क्या? ये सवाल है मेरा। उसका रीजन ये है कि देखो, कानून तो हमारे देश में बहुत सारे बने, जो कानून एक बार बन जाता है उस कानून को हटाने के लिए बहुत ताकत है। आज जो किसान इतनी ताकत से दिल्ली में बैठा है, ये दशकों की मेहनत है। इससे 35 साल पहले इसी टाइप का एक कानून हुआ था, उसमें सरकार को झुकना पड़ा था। आज की सरकार किसानों की तरफ क्यों नहीं देख रही, क्या हमें नहीं पता। दूसरी चीज, देश में किसान की फसल आप हर राज्य में जाओ, कहीं भी MSP पर नहीं मिल रही है, कहीं 20% नीचे मिलेगी, 40% नीचे मिलेगी। केवल एक शासकीय खरीदी ऐसी है जो MSP की गारंटी देती है। MSP कानून हटने के बाद शासकीय खरीदी खत्म हो रही है, यह तय है। इसमें सीधा ये है कि इन 3 कानूनों से सरकार अपने हाथ किसानों के ऊपर से हटा रही है कि भाई किसान स्वतंत्र, किसान जाते क्यों पानी में, न्याय के दरवाजे बंद कर दिए, किसान न्याय जा नहीं सकता, सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो सरकार किसानों को किस प्रकार की गारंटी देगी कि आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी, किसान को उसका उचित मूल्य मिलेगा। भाई कंपनी आएगी, खरीदी करेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फसल उगवाएगी, पर रेट क्या देगी उसके ऊपर तो कोई डिसीजन नहीं है सरकार का। आपसे मैं उसी बात पे एक मैं और जोड़ देता हूँ, इसके साथ एक और जोड़ देता हूँ। देखिए, आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 1-2 साल इंतजार करना चाहिए, उसके बाद विरोध करना चाहिए। ये जो कानून है, एज इट इज कानून 2006 में बिहार में लागू हो चुके हैं। ये मेरे पास बिहार के फार्मर की इनकम है, इसमें देखिए सबसे ऊपर पंजाब का फार्मर है। पंजाब में प्रति व्यक्ति एक फैमिली की आय है 2 लाख, और बिहार में ये 2006 से कानून लागू है। वहां पर प्रति बिहार के फैमिली की जो आय है वो है 40,000। तो पंजाब का मॉडल अच्छा है कि बिहार का मॉडल अच्छा है? क्योंकि चाह रहे हैं कि जो मॉडल है वही रहे, क्योंकि ये तो फेल हो चुका है। 2006 में इसको लागू किया था बिहार में, बिहार का किसान आज मजदूर बन गया है, मतलब ये फेल हो चुका है। तो फेल चीज को आप पूरे देश में लागू क्यों कर रहे हैं? पंजाब के किसान 22 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो उसका फिर विरोध क्यों? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान है। चलिए, किसानों के बीच से कोई सवाल हो इस बिल बिल्कुल लेके, हाँ बिल्कुल लेके। अभी जो खोजा ट्रेडर्स पे जो मुकदमा दर्ज हुआ, बिल्कुल लेकर कर रहा, खोजा ट्रेडर्स पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो नए कानून के तहत ही हुआ है, नए कानून के तहत ही हुआ ना। मैं भाजपा और पत्रकार बंधु से पूछना चाहता हूँ, तो क्या जो खोजा ट्रेडर्स के पास 1.25 करोड़ की संपत्ति है, उसका पैसा बचने के बाद में जो 7 करोड़ रुपए आप बता रहे हो, क्या यहाँ की भाजपा और यहाँ का शासन क्या किसानों को दिला पाएगा? नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, तो नए कानून के तहत ये लोग पैसा दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। जो खोजा ट्रेडर्स ने जो माल खरीदा है, मंडी से बाहर खरीदा, ये आपको पता है ना? सुनना मेरी बात। पहली बात,
मंडी में जब 5,000 रुपए डॉलर चलाए 6,000 रुपए बिक रहा था, जब अपने ही किसानों ने घर से 1,000 रुपए ज्यादा में भाव करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने की उधार में उसको दिया। 1,000 का भाव कोई ज्यादा नहीं देता। मैंने खुद ने दिया है, मैंने खुद ने दिया है। इसके बाद ये भाजपा कांग्रेस कौन कर रहा है? आप बात सुनिए। दूसरी बात, उसमें सरकार मंडी या आप में कोई भी किसान उसमें ये कोई कहने नहीं गया भैया आप दो या मैंने खुद कहा दूं, ठीक है, उनने उनके हिसाब से दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। बगैर रिकॉर्ड के अगर जो किसान जिनने चेक ले रखे हैं उनको अगर पैसा मिल रहा है, क्या गलत मिल रहा है? मिलना चाहिए। तो लेकिन आप सुनो, किसान को पहले व्यापारी से या किसी से भी माल खरीदने बेचने या उसके एग्रीमेंट का माल, अपन किसी को पैसे देते हैं जमीन पे उसका एग्रीमेंट करते हैं? नहीं करते। तो जिनने उनको माल दिया वो एग्रीमेंट करा किसी ने? नहीं करा। तो जिम्मेदार कौन? किसान जिम्मेदार है। तो फिर मुकदमा दर्ज नए कानून के तहत सुनो, तो इसलिए नए कानून के कारण ही मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी से दर्ज हो गया। और अगर कानून नहीं होता तो ये मुकदमा दर्ज नहीं होता। करवा सकते थे क्या आप? बिल्कुल, आपने बात सही कही, पूरी बात सही। लेकिन आप कह रहे थे नए कानून के तहत ही मुकदमा दर्ज हुआ, तो नए कानून के तहत किसानों को पैसा पूरा 100% मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं भैया? जितनी उसकी संपत्ति है उसको नीलाम करके जितना पैसा आएगा वो किसानों को मिलेगा। बाकी पैसा देखो, बाकी पैसा मिले नहीं उसकी गारंटी ना तो सरकार लेगी, ना मैं लूंगा, ना आप लोग। कोई ले सकते हो क्या उसकी? तो फिर अच्छा, आज ये होगा, कल ऐसा और होगा तो देखिए एक से बात करो। दूसरा मैं एक बात और पूछूं, आप जितने सभी लोग जितने यहाँ खड़े हो, आप तीनों कृषि कानून बिल के बारे में पूरा जानते हो? पूरा आपने पढ़ा है? पूरा पढ़ा है? एक मिनट, पूरा पढ़ा है लेकिन पूरा पढ़ा है नहीं आपने? तो पूरा पढ़ा आप एक उसमें जो आप ऐसा कोई मुद्दा बताओ या एक ऐसी कोई बात बताओ इसमें जो किसान के उसमें वो नुकसान में वो बात बताओ कि ये किसान के उसके गलत है। पहली चीज, आपके बीच जो भ्रमण फैलाया जा रहा है और जो आंदोलन अभी हो रहा है दिल्ली में बॉर्डर में जो आंदोलन हो रहा है वो सिर्फ 3-4 बातों को लेकर हो रहा है। पता है 4 बात कौन सी है? मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, एमएसपी मंडियां बंद हो जाएगी। दूसरा, किसानों की जमीन छीन जाएगी। तीसरा, किसान पर किसी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्ट जमीन हत्या सकते हैं। तो क्या आपकी जमीन बगैर उसके कोई भी मतलब एग्रीमेंट का कोई जमीन खरीद लेगा या बगैर रजिस्ट्री कोई जमीन आपकी वो ले लेगा? चौथी बात, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश नहीं की गई, इस कानून को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई। ये सब चीजें, ये एक इस प्रकार का झूठ फैलाया जा रहा है। चलो भैया आप इनको समय दो, आप इनको समय दो यार, 3 मिनट। मेरा प्रश्न पूरा हो जाए, ठीक है? दूसरा, इस कानून में ये आपने अगर व्यापारी से एग्रीमेंट अगर करा, क्या बोलूं? बंद कर लेते। अरे भैया 3 मिनट बंद कर लो, 3 मिनट बोल लो, भाषण सुनना थोड़ी आया। काला कानून का जो विषय करना है उस विषय पे मैं आपको भैया सभी को 3 मिनट हो गया भैया, 3 मिनट के भीतर बंद हो जाना। मैं आपका साथ हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से किसान के साथ खड़ा होकर मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले शांति से गजरू भाई आप भी सुनिए कि सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो बिल लाई है, जो रात के अंधेरे में लाई है और दबे पावर लेके आई है, जो प्रचार करने की जरूरत थी वो संसद का पीछे का गेट से लेके आई है, उस विषय में मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी अपना पार्टी, अरे यार पार्टी का चलो केंद्र सरकार को भाई, केंद्र सरकार जो अरे सवाल पूछो यार, धन जो पूछना होगा केंद्र सरकार
बोला तो केंद्र सरकार अब अपना फार्मूला जो अपना रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मंडी से बाहर किसान कितना किलोमीटर दूर खड़ा होगा, कि जो ग्राहक है वो गांव में कौन सा गांव में खड़ा होगा, या ग्राहक उसके खेत में जाएगा या उसकी डोर जाएगा, या गंगा जी का घाट पे खड़ा होकर कहेगा आपकी जेंट्स के जो है 1000 रुपए का भाव दूंगा, लेना हो तो ले, नहीं तो गंगा जी में डाल दे। हेलो, जो कचरू भाई ने बोला था करार खेती के बारे में, उसमें मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। करार खेती के चैप्टर 2 के पॉइंट 4, करार खेती के चैप्टर 2 के पॉइंट 4 के सब पॉइंट 1 में लिखा है कॉर्पोरेट और किसान फसल की क्वालिटी के तय मानकों पर एग्रीमेंट कर सकते हैं। ऐसा एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता होगी। चैप्टर 3 के पॉइंट 14 के सब पॉइंट 7 में लिखा है कॉर्पोरेट और किसान के मध्य विवाद की स्थिति में एसडीएम राशि को जमा करवाने के आदेश दे सकते हैं। अगर किसान और कॉर्पोरेट राशि देने में असमर्थ है तो एरियर फॉर लैंड इक्विपमेंट अर्थात देनदार की जमीन की नीलामी करके राशि जमा की जाएगी। किसान की फसल क्वालिटी खराब होने पर किसान की जमीन कॉर्पोरेट हत्या लेंगे। ऐसा बिल में कहीं नहीं लिखा है, ऐसा बिल में कहीं नहीं। आप लिख लो, ये नहीं माना जाएगा। ये मेरे पास बिल रखा है, ये मेरे पास सरकार का कहीं अगर लिखा हो ऐसा आप मुझे बताएं। इसमें ये जरूर लिखा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर से अगर 1000 रुपए में खरीदा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसान ने अगर 1000 रुपए कुंटल, 1 मिनट मेरी बात, 1000 रुपए कुंटल में अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा है और जिस समय आपकी फसल निकल रही है और आपने फसल उस समय बेचने में अगर उसका भाव 1500 रुपया है, तो किसान सोचता है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, ना कि व्यापारी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। व्यापारी करता है तो व्यापारी नहीं कर सकता, व्यापारी नहीं लेगा, व्यापारी नहीं लिखित में दे रहे कानून में ये कानून में लिखा है, ये कानून में मेरा आगे किसान स्वतंत्र है, बिल में लिखा है, ये मैं लिखा हुआ बता रहा हूँ ना आपको, बिल में लिखा हुआ है। अच्छा, एक मिनट सुनो, कचरू भाई से मेरा सवाल है, अगर खड़ी फसल पर ओलावृष्टि हो जाती है, फसल का दाना डैमेज हो जाता है या काला पड़ जाता है, तो क्या कंपनी ने जो अनुबंध किया है उसी मूल्य पर किसान की फसल खरीदेगी या फिर गुणवत्ता के आधार पर अनुबंध तोड़ देगी? पहली बात तो अगर आला पाला हो गया तो फसल निकलने का सवाल ही नहीं। निकलती है बहुत अच्छा, भैया 20 कुंटल निकले, 5 कुंटल निकले। अरे ओला पाला का भाई क्वालिटी खराब हो जाए तो क्वालिटी खराब होगी तो इस दशा में क्या हो गया, पूछे होने क्या बोले। फसल कम हो जवाब मेरे पास है, गलत जवाब है। बोलो हेलो भैया, इधर सुनिए भैया, अरे ये आखिरी सवाल अब लेंगे, आखिरी सवाल एक और लेंगे बस, और बंद कर देंगे। आखिरी सवाल के बाद एक और आखिरी सवाल। कम्युनिटी एक्ट हटाया सरकार ने, मैं सवाल पूछूंगा सिर्फ एक मिनट का सवाल। 1 मिनट, क्या एमएसपी सभी किसानों को अगर मिल जाए तो सरकार को देने में दिक्कत क्या है? और दूसरा एसेंशियल फंड काला बाजारी करना गलत है कि नहीं, ये जवाब दे पहले बैठे हुए। क्या पीछे जाओ, पीछे ना, यहाँ भी आना चाहिए। अरे आप इधर जाओ बीच में से। अरे भैया ये सवाल कई बार पूछा है, इसमें मैं आपको शांतता से जवाब देता हूँ। पहले किसान भाई का जवाब देता हूँ,
किशोर भाई ने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा पहले इनका दो। अरे सवाल हो गया, बस बैठ जाओ। सवाल हो चुका है, उसका जवाब अगर सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। मैं किशोर भाई का जवाब दे देता हूँ कि ओले पानी गिर गए या जो कॉन्ट्रैक्ट जो ले जो कॉन्ट्रैक्ट क्या खत्म हो जाएगा क्या? देखो इसमें पहली सबसे बड़ी छूट ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला आएगा, आपने अगर मान लीजिए चेन्नई का उससे 5,000 में भाव करा है और अगर आप चाहें कि मेरे को 6,000 मिले तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, वो नहीं कर सकता। और दूसरा ओले अगर गिरते हैं तो उसमें इस कानून में आपका इंश्योरेंस और कंपनी सारी जवाबदारी इसकी रहेगी, आपको पूरा दिलवाने का इसमें प्रावधान है। बाजार में अगर भाव घट जाए वो देखिए यहाँ पे भैया सबका बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, सबका बहुत धन्यवाद।